नमस्कार दोस्तों, लाइफ हाई एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। अभिनंदन है। आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, अज्ञात नाम है। इस कहानी को शीर्षक मालूम नहीं है कौन सा शीर्षक है, लेकिन हमारी उसमें है। एक कहानी मैं शुरुआत करता हूँ। अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह की अच्छी अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी थी, परंतु मेरे जान से इसी रीति से कोई नहीं लिखी गई। इसलिए अपनी भाषा में मैं यह नई चाल पुस्तक होगी। परंतु नई चाल होने से कोई चीज़ अच्छी नहीं हो सकती, बल्कि साधारण रीत से तो नई चाल में तरह की भूल होने की संभावना रहती है, और मुझको अपनी मद बुद्धि से और भी अधिक भूल होने का भरोसा है। इसलिए मैं अपनी अनेक तरह की भूलों से क्षमा मिलने का आधार केवल सज्जनों की कृपा दृष्टि पर रखता हूँ। यह सच है कि नई चाल की चीज़ें देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीत के मन में समाये रहने और नई रीत मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहल पढ़ने वालों को जी कुछ उलझने लगता है और मन उछट जाता है। इससे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरह से कुछ खुलासा किया जाता हूँ। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान का हाल पढ़ते ही चकराएगी, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक बात रूपी जो पुस्तकें लिखी गई है उनमें अक्सर नायिका का बगैर हाथ ठेठ से सिलवार यथाक्रम लिखा गया है। जैसे कोई राजा बादशाह सेठ साहूकार लड़का था, उसके मन में इस बात से यह रुचि हुई कि उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी नहीं मालूम होता है। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में आसबाब देख रहे थे। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नीलाल और मास्टर शंभू दयाल उसके साथ हैं। इनमें मैं मदन मोहन को कौन, ब्रज किशोर कौन, चुन्नीलाल को कौन और शंभू दयाल कौन, उनका स्वभाव कैसा है, परस्पर संबंध कैसा है, हर एक हालत क्या है, यहाँ इस समय किस लिए इकट्ठे हुए हैं, यह बात पहले से मैं कुछ भी नहीं जताई गई। हाँ, पढ़ने वाले धैर्य से सब पुस्तक पढ़ लेंगे तो अपने अपने मौके पर सब भेद खुलता चला जाएगा और आदि से अंत तक सब मेल मिल जाएगा। परंतु जो साहब इतना धैर्य न रखेंगे वह इसका मतलब भी नहीं समझ सकेंगे। अलबत्ता किसी नाटकों में यह रीत पहले से पाई जाती थी, परंतु इसकी लिखने की रीत जुदी जुदी थी। नाटकों में जिसका बचपन होता उसका नाम आदिम में लिख लेता, वह पैराग्राफ था, उसका वचन समझा जाता। परंतु इससे मैं ऐसा नहीं होता कि इससे मैं ऐसा इंट्रोबेटा कोटेशन के भीतर कहने वाला वचन लिखा जाता है, और कहने का नाम वचन के बीच में अंत में जहाँ पुस्तक रचने वालों को जगह मिलती है वह लिख देता है। अपना नाम लिखे बिना पढ़ने वालों को कहने वाले का वचन मालूम हो सके तो नहीं भी लिखता है। एक आदमी का वचन बहुत करके एक पैराग्राफ में पूरा होता है, परंतु कहीं कहीं किसी किसी के वचन में और भी विषय आ जाते हैं। जैसे ऐसे चिन्ह जो इन्वर्टेड कामा में पहला वचन पूरा किए बिना दूसरे पैराग्राफ आदि से चिन्ह लगाकर उसी का वचन जारी रखा जाता है, और वचन के बीच में दूसरे का वचन आ जाता है तो वहाँ उस वचन को अलग दिखाने के लिए उस पर अक्सर इन्वर्टेड कामा लगा दिया जाता है। परंतु जो वचन ऐसे चिन्हों के भीतर नहीं होते वह पुस्तक रचने वाले की तरफ से होते हैं, और जिन्हों में ऐसा कोमा किंचित विश्राम, ऐसा सिमी कोलन अथवा कोलन अर्ध विश्राम, ऐसा फुल स्टॉप पूर्ण विश्राम, इंट्रोगेशन प्रश्न की चिन्ह और एक्सक्लामेशन आश्चर्य अथवा संबोधन वगैरह जो सब जोड़ देकर बोलने चाहिए उन्हें आगे देखा जाए। चिन्ह बात अधूरी छोड़ने के समय लगाया जाता है, और ऐसे चिन्हों को पर्थनिस भीत के भीतर पहले पद का खुलासा अर्थ और चलते प्रसंग में कोई दुतरफी अथवा विशेष बात जतानी होती है वह लिख देते हैं। इस पुस्तक में दिल्ली के कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है, और जिसको जैसे तैसा स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत व फारसी अरबी के कठिन शब्दों की बनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल ज़्यादा दृष्टि रखी गई है। अलबत्ता जहाँ कुछ विद्या विषय आ गया है वहाँ विवश होकर कुछ शब्द संस्कृत आदि के लेने पड़े हैं, परंतु जिनको ऐसी बातों की समझने में कुछ झमेला मालूम हो उसकी सुगमता के लिए ऐसे प्रकरणों ऐसा चिन्ह लगा दिया गया है जिससे उन प्रकरणों को छोड़कर हर एक मनुष्य सिलेवार वृत्तांत पढ़ सकता है। इस पुस्तक में संस्कृत फारसी अंग्रेजी की कविता जो तर्जुमा अपनी भाषा के छंदों में है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तर्जुमा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ में लिया गया था। अब तक पुस्तक गुण दोषों पर विशेष विचार करने का काम बुद्धिमानों की बुद्धि पर छोड़कर मैं केवल इतनी बात निवेदन किया चाहता हूँ कि कृपा करके कोई वहाँ से पूरी पुस्तक बाँचे बिना अपना विचार प्रकट करने की जल्दी न करे।
और जो सज्जन इस विषय में अपना विचार प्रकट करे वह कृपा करके उसकी एक नकल मेरे पास भी भेज दे। यही कोई अखबार वाला वह अंक की कीमत चाहेगा तो वह तत्काल उसके पास भेज दी जाएगी। जो सज्जन तरफदारी और पक्षपात छोड़कर इस विषय में स्वतंत्रता से अपना विचार प्रकट करके मैं उनका बहुत उपकार मानूंगा। इस पुस्तक की रचने में मैं मुझको भारत से संस्कृत गुलदस्ता बगैर फारसी स्पेक्टर लॉर्ड बेकन गोल्ड स्मिथ विलियम कूपर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसर्चों में बड़ी सहायता मिली है, इसलिए इन सब का मैं बहुत उपकार माना हूँ और दीन दयालु परमेश्वर की निरसत कृपा सच्चे मन से अमित उपकार मानकर यह लेख समाप्त करता हूँ। अच्छा, इनकी कीमत हमारे साहब में लिखो, भेज दो, तकाजा होता है, हमारे यहाँ भेज दो। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान में इसी मेल को काट दिया। उसे चौखट में निसंदेह ऐसी कारीगरी नहीं थी, परंतु कीमत में मैं इन बहुत से सस्ते लाल ब्रजकिशोर बोले, मैं तो अच्छी चीज़ का कहाँ हूँ, चीज़ पीछे मुझको कीमत की कुछ परवाह नहीं रखती। अंग्रेजी की भी यही चाल है, मास्टर शंभू दयाल ने कहा, परंतु सब बातों में अंग्रेजी की नकल करने की क्या जरूरी है? लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, देखिए जब से लाला साहब यहाँ मेरी चाल रखने लगे हैं, लोगों में इनकी इज्जत कितनी बढ़ती जाती है। मास्टर साहब शंभू दयाल से कहा, सर सामान जैसे सच्ची इज्जत नहीं मिल सकती है, सच्ची इज्जत तो सच्ची लियाकत से मिलती है। लाला ब्रजकिशोर कहने लगे, और जब कोई मनुष्य बुद्धि के विपरीत इस रीत से इज्जत चाहता है तो उसका परिणाम बड़ा ही भयंकर होता है। साहब इतनी बात तो मैं हिम्मत से कहता हूँ कि जो इस साथ की जोड़ी शहर में दूसरी जगह निकल आएगी तो मैं एक कांच मुफ्त नजर करूँगा। मिस्टर ब्राइट ने जोर देकर कहा, कदाचित इस साथ की जोड़ी दिल्ली भर में न होगी, परंतु कीमत की कमती बढ़ती तो चीज़ की हैसियत के बामुजल होना चाहिए। लाला ब्रजकिशोर ने जवाब दिया, जिस तरह मोतियों के हिसाब से मैं किसी दाने की तोल जरा जायद होने से बहुत जायद बढ़ जाती है, इसी तरह इन शीशों की कीमत का भी हाल है। मुझको लाला साहब से जायद नफ़ा लेना मंजूर न था, इस वास्ते मैंने पहले ही असली कीमत में 400 रुपये कम कर दी। इस पर भी आपको कुछ संदेह हो तो आप तीसरे पहर मास्टर साहब को यहाँ भेज दें, मैं बीजक दिखलाकर इनसे कीमत ठहरा लूँगा। अच्छा मास्टर साहब शंभू दयाल मदरसे से लौटते हुए बार बार आपके पास आएंगे, पर एक काज हमसे पूछे बिना आप वो किसी को न दें, लाला मदन मोहन ने कहा। इस बात से सब अपने अपने चीज़ें राजी हुए और ब्रजकिशोर ने इतना अवकाश बहुत समझाया। मदन मोहन के मन में हाथ से चीज़ निकल कर जाने का खटका ना रहा। चुन्नीलाल और शंभू दयाल का अपने कमीशन सही करने का समय आया और मिस्टर ब्राइट को लाला मदन मोहन की असली हालत जानने के लिए फुर्सत मिली। बहुत अच्छा मिस्टर ब्राइट ने जवाब दिया, लेकिन आपको फुर्सत हो तो आप एक बार यहाँ फिर तशरीफ़ लाएं। हाल में नई तरह की बहुत सी चीज़ें वलायत से ऐसी उम्दा आई है जिनको देखकर आप बहुत खुश होंगे, परंतु अभी वह खोली नहीं गई है और इस समय मुझको रुपये की कुछ ज़रूरत है। इन चीज़ों की कीमत बिल का रुपये देना है। आप मेहरबानी करके अपने हिसाब में से थोड़ा रुपया मुझको इस समय भेज दें तो बड़ी इनायत होगी। इस वचन में मिस्टर ब्राइट अपनी आसवाब की खरीदारी के लिए लाला मदन मोहन को ललचाया, परंतु आपने रुपये वास्ते मीठा तकाजा भी करता रहा। चुन्नीलाल और शंभू दयाल के कारण उसको मदन मोहन के लेन देन में बहुत कम फायदा हुआ, परंतु उनके 50,000 रुपये इस समय मदन मोहन की तरफ बाकी और शहर में मदन मोहन की बाबत तरह तरह की चर्चा फैल रही थी। बहुत लोग मदन मोहन को फिजूल खर्च दिवालिया बताते हैं और हकीकत में मदन मोहन का खर्च दिन पर दिन बढ़ता जाता है। इससे मिस्टर ब्राइट को अपनी रकम का खटका, इसलिए उसने इन कांचों का सौदा इस समय अटकाया और तीसरे पहर मास्टर शंभू दयाल को अपने पास बुलाया। रुपया ऐसे जल्दी लाला ब्रजकिशोर ने मिस्टर ब्राइट को वहाँ में डालने के लिए आश्चर्य से इतनी बात कहकर मन में कहा, हाय इन कारीगरी की निरर्थक चीज़ों के बदले हिंदुस्तानी अपनी दौलत बिरथा खोए देते हैं। सच है, पहले तो आप अपना हिसाब तैयार कराएं और उसको देखकर अंदाज से रुपये भेजे जाएंगे। मुंशी जी चुन्नीलाल से बात बताकर बनाया और बहुत जल्दी हो तो बिल काम करके काम चला लीजिए। जब तक काम के घोड़े दौड़ते हैं रुपये की क्या कमी है? ब्रजकिशोर बीच में बोल उठे, अच्छा मैं हिसाब अभी उतार कर भेजता हूँ, मुझको इसमें रुपये की बहुत ज़रूरत है। मिस्टर
अच्छा, मैं हिसाब उतार कर भेजता हूँ, मुझको इस रुपये की बहुत ज़रूरत है। मिस्टर ब्राइट ने कहा। आप 9:30 बजे से मिस्टर रसल को मुलाकात के लिए बुलाएं, इस वास्ते अब वहाँ चलना चाहिए, मास्टर सिम्बू दयाल ने याद दिलाई। लगा था माल की बिक्री में ब्याज समेत वसूल हो गया है, परंतु दूसरे साल रुई की भर्ती की, जिससे में 7-8 हज़ार रुपये टूटते रहे। इसका घाटा भरने के लिए पहले से दुगनी नील बनवाएगी, जिसमें एक तो पड़ता कम बैठा, दूसरे माल कलकत्ते पहुंचा। उस समय भाव मद्दा रह गया, जिसके मैं नफ़े बदले 10-12 हज़ार इसमें टूटते रहे। लाला मदन मोहन की लेन देन में से पहले मिस्टर रसल का लेन देन राम प्रसाद बनारसी दास से उनके 8 हज़ार रुपये अब तक इसकी तरह बाकी थे। जब उनकी म्याद जाने लगी तो उन्होंने नालिश करके 11,500 डिग्री पर इस पर करा ली। अपनी इजरा डिग्री में इसका सब कारखाना नीलाम पर चढ़ रहा था और नीलाम की तारीख में केवल 4 दिन बाकी है। इसलिए यह बड़े घबराहट में रुपये का बंदोबस्त करने के लिए लाला मदन मोहन के पास आया। मेरे मिजाज का तो इस समय कोसों पता नहीं था, परंतु उसको ठिकाने लगाना अपने हाथ है। मिस्टर रसल ने मदन मोहन की कुशल प्रशासन मिजाज पुरसी पर कहा। जो आफत एकाएक इस समय मेरे सिर पर आ पड़ी है, उसको आप अच्छी तरह जानते हैं। इस कठिन समय में आपके सिवाय मेरा सहायक कोई नहीं है। आप चाहें तो दम भर मेरा बेड़ा पार लगा सकते हैं, नहीं तो मैं इस तूफान में गारत हो चुकाऊंगा। आप इतने क्यों घबराते हैं? जरा धीरज रखिए। मुंशीलाल चुन्नीलाल से पहले ही मिलावट के अनुसार सहारा लगाकर कहा। लाला साहब के स्वभाव को आप अच्छी तरह जानते हैं। जहाँ तक हो सकेगा या आपकी सहायता में कभी कसर न करेंगे। पहले तो आप मुझे यह बताइए कि आप मुझसे किस तरह की सहायता चाहते हैं? लाला मदन मोहन ने पूछा। मैं इस समय सिर्फ इतनी सहायता चाहता हूँ कि आप राम प्रसाद बनारसी दास की डिग्री पर रुपया चुका दें। मुझसे हो सकेगा। जहाँ तक मैं आपका सब कर्जा 1 बरस के भीतर चुका दूंगा। मिस्टर रसल ने कहा। मुझको अपनी बर्बादी का इतना ख्याल नहीं है जितनी आपके कर्ज की चिन्हता का। राम प्रसाद बनारसी दास की डिग्री में मेरी जायदाद बिक गई और लेनदार की कोड़े रह जाएगी। मैंने इंसॉल्ट होने की दरखास्त की तो आप लोगों के पल्ले रूप में 4 आने भी न पड़ेंगे। अफसोस, आपकी यह हकीकत सुनकर मेरा दिल आप में से आप उमड़ा आता है। लाला मदन मोहन बोले। सच है, महान कवि शेक्सपियर ने कहा था। मास्टर सिम्भू दयाल कहने लगे। कोमल मन होत न कियत होत परकित अनुसार, जो पृथ्वी हित गगन ते वारिद दर्बित फुहार दर मन कोमलाताई, लेत देत सुभत दे दो को मन हर्षाई, सब गुणते उत्कृष्ट सकल वैभव को भूषण, रजहू से कछ अधिक देत शोभा कोमल मन। हजरत सादी कहते हैं कि दुर्बल तपस्वी से कठिन समय में उसके दुख का हाल ना पूछें, और पूछे तो उसके दुख की दवार। मुंशी चुन्नीलाल ने कहा। अच्छा, इस रुपये के लिए हमारी दिल जमई क्या कर देंगे? लाला मदन मोहन ने बड़ी गंभीरता से पूछा। हाँ हाँ लाला साहब सच कहते हैं। आप इस रुपये के लिए हमारी दिल जमई क्या कर देंगे? मुंशी चुन्नीलाल ने दिल जमई की चर्चा हुई और पीछे अपनी सफाई जताने के लिए मिस्टर रसल में से पूछा। मैं थोड़े दिन में शीशे का बर्तन का एक कारखाना यहाँ बनाना चाहता हूँ। अब तक शीशे बर्तन की सब चीज़ें वलायत से आती हैं, इसलिए खर्च और टूट फूट के कारण उनकी लागत बहुत बढ़ जाती है। जो वह सीधे यहाँ तैयार की जाएगी तो उनमें ज़रूर फ़ायदा रहेगा। और खुदा ने चाहा तो 1 बरस के भीतर आपको सभी रकम जमा हो जाएगी। परंतु आपको इस समय इस बात पर पूरा भरोसा नहीं है तो मेरा नील का कारखाना आपके दिल जमई वास्ते हाजिर है। मिस्टर रसल ने जवाब दिया। हिंदुस्तान में अब तक कलों के कारखाने नहीं हैं। इससे हिंदुस्तानियों को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं जानता हूं कि इस समय हिम्मत करके जो कलों के कारखाने पहले जारी करेगा उसको ज़रूर फ़ायदा रहेगा। मिस्टर सिम्भू दयाल ने कहा। आपके राम प्रसाद बनारसी दास के सिवाय और किसी को रुपया तो नहीं देना है? मुंशी चुन्नीलाल ने पूछा। राम प्रसाद बनारसी दास की डिग्री का रुपया चुके पीछे मुझको लाला साहब के सिवाय किसी की फूटी कौड़ी नहीं देनी रहेगी। मिस्टर रसल ने जवाब दिया। परंतु कांच का कारखाना बनने के लिए रुपये कहाँ से आएंगे? लाला मदन मोहन के कर्जे लायक नील के कारखाने की हैसियत कहाँ है? इंसॉल्वेंट होने से लेनदारों के पल्ले 4 आने भी नहीं पड़ पाएंगे। यह बात मिस्टर रसल अपने मुंह से भी अभी कह चुके हैं, पर यहाँ इन बातों की याद कौन दिलावे? यहीं पर एक कहानी समाप्त होती है। लाइक एंड शेयर जरूर करें।